हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज के इस वीडियो में जीएस की AK47 सीरीज का अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं, जो कि है सेल एंड टिश्यू, कोशिका एवं ऊतक। ये इस सीरीज का हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इसमें हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इस पूरी सीरीज में हम 47 जीएस के ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं जिनका एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, उसी में आपको सारे सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक सेल एंड टिश्यू की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से फोकस होकर देखिएगा। देखिए, सेल की बात कर रहे हैं हम, जिसे ब्रिक ऑफ लाइफ कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इमेजिन करिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बड़ी इमारत है और वो किससे बनी हुई होती है, तो आप क्या कहेंगे कि सर वो तो ईंटों से बनी हुई होती हैं, ब्रिक से बनी हुई होती हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी या किसी भी प्लांट और एनिमल का पूरा शरीर जिस सबसे छोटी इकाई से बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। क्लियर? सेल एक छोटी सी लिविंग ब्रिक यानी जीवित ईंट की तरह होती है। इन्हीं सेल्स को मिलाकर हमारा शरीर, पौधे और हर जीव बनता है। इसीलिए सेल को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी जीवन की नींव। ये सेल आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि भैया हमें सेल के बारे में पता कैसे चला। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में एक पेड़ की बार्क यानी छाल को माइक्रोस्कोप से देखा था। उन्होंने पाया कि वह छाल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसी दिख रही है। इन डिब्बेनुमा हिस्सों को उन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन ध्यान रहे, रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखे थे वो डेड सेल थे। इसके बाद 1674 में एंटोन वान लीवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल देखे थे। उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर एक नई दिशा दी। तो समझ में आ गया आपको कि सेल की खोज किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने करी है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछे कि पहली बार लिविंग सेल जो है वो किसने देखे थे, तो वो देखे थे एंटोन वान लीवेनहुक ने। चलिए आगे अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो इन शुरुआती खोजों के बाद में फ्रेंड्स, वैज्ञानिक ने सवाल उठाया कि क्या हर जीव इन्हीं कोशिकाओं से बना हुआ है? इसी जिज्ञासा से जन्म हुआ है सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी, जो कि जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। सेल थ्योरी हमें दो इंपॉर्टेंट बातें बताती हैं। पहला, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। एंड दूसरा, सेल ही जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई, बेसिक यूनिट होती हैं। तो ये दो मुख्य बातें हमको बताती है सेल थ्योरी। बात करते हैं कि सेल थ्योरी का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी की। तो ये सिद्धांत किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया, बल्कि 3 वैज्ञानिकों के काम को मिलाकर तैयार हुआ है। पहला है मैथियास श्लाइडेन। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट थे ये। उन्होंने पौधे का अध्ययन किया और बताया कि सभी पौधे कोशिका से बने हुए होते हैं। दूसरे थे थियोडोर श्वान, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। 1839 में उन्होंने ये बताया कि सभी जानवर भी सेल मतलब कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। इस तरीके से श्लाइडेन और श्वान ने मिलकर शुरुआती सेल थ्योरी दी। फिर आगे चलकर 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए। उन्होंने इस सिद्धांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी बात जोड़ी। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब होता है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। इन तीनों वैज्ञानिकों के योगदान से मॉडर्न सेल थ्योरी बनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेल के साइज और इसके टाइप्स की। तो अब तक हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है कि सेल क्या होता है, उसकी खोज कैसे हुई। लेकिन क्या सभी सेल एक जैसी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका जवाब है नहीं। हर सेल का आकार, शेप और स्ट्रक्चर जो होता है, इसका बनावट, वो अलग अलग होती है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है, जिसका आकार केवल 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच एग, लगभग 15 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो है ह्यूमन न्यूरॉन, जो कि लगभग 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल कौन कौन सी होती हैं, ये आप दिमाग में जरूर रख के चलिएगा। तो एक ही दुनिया में इतने अलग अलग तरीके के सेल हैं, इनका फर्क उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है। इसी बनावट के आधार पर सेल्स को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जो कि आगे हम टाइप ऑफ सेल के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं सेल के प्रकारों की, मतलब टाइप ऑफ सेल्स। देखिए, सभी जीवित जीवों में सेल्स होती है, ठीक है, लेकिन उनकी बनावट, स्ट्रक्चर के आधार पर उन्हें 2
अलग अलग टाइप में बांटा जाता है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। एक एक करके दोनों को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब इसको ऐसे इमेजिन करिए कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है सेल है, एक छोटे से एक कमरे वाले घर की तरह है। इस घर में कोई अलग अलग कमरे नहीं होते हैं, यानी कि किचन, बेडरूम सब कुछ एक ही जगह पर होता है। ठीक वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में कोई अलग न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी ये नहीं पाए जाते। ये जो सेल होती है बहुत ही छोटी होती है। इसका आकार सिर्फ 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो बैक्टीरिया हो गया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक दो चीज़ें क्लियर करते हुए चलें हम। इसमें न्यूक्लियस की बात आती है तो इमेजिन करिए कि अगर सेल एक पूरा शरीर है तो न्यूक्लियस उसका दिमाग है। ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है बेसिकली, यानी यह तय करता है कि सेल को कब बढ़ना है और कब विभाजित होना है, टूटना है और कौन सा काम करना है। क्लियर? न्यूक्लियस में ही सेल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है यानी डीएनए वो मौजूद रहता है न्यूक्लियस में, जो सेल को चलाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन हमने बात करी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए कहाँ पर होगा? तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, बल्कि पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें फैला हुआ रहता है। इसी वजह से ये सेल बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव यानी पुराने प्रकार के माने जाते हैं। समझ में आया आपको? डीएनए की बात करी हमने तो आप डीएनए को सेल का ब्लूप्रिंट या फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ सकते हैं। ये ऐसी किताब की तरह है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सेल को कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है और कैसा दिखना है। यानी यह सेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, भंडार होता है। समझ गए? ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो इसको ऐसे इमेजिन करिए कि एक यूकैरियोटिक सेल एक बड़े और बिल्कुल मॉडर्न घर की तरह है। इस घर में हर काम के लिए अलग अलग कमरा होता है। सोने के लिए बेडरूम है, खाना खाने के लिए किचन है और काम करने के लिए अलग अलग जगह है। ठीक उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल में एक खास अलग न्यूक्लियस भी होता है जहां सेल का डीएनए सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इसमें कई ऑर्गेनल्स भी होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, जो अलग अलग काम करते हैं। यही वजह होती है कि ये जो कोशिका होती है, सेल होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में ज़्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो एक हम जल्दी से एक दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। अलग अलग फीचर के साथ हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फैला होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। डीएनए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। साइज की बात करें फ्रेंड्स तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो छोटा होता है साइज इनका, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनका साइज बड़ा होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का। कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर डिस्कस करें तो बहुत ही सिंपल होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक बाइनरी और एक होता है माइटोसिस, मियोसिस। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमारे शरीर की सेल्स पुरानी होती जाती है, मर जाती है, उन्हें बदलने और नई कोशिका बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसे ही कहते हैं सेल डिवीजन। यानी एक सेल अपने जैसे नई सेल्स बनाने के लिए खुद को 2 या फिर अधिक भागों में बांट लेता है। इस प्रक्रिया से हमारी ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन होती है। अब सेल डिवीजन 2 टाइप के, बाइनरी और माइटोसिस। बाइनरी बहुत ही सिंपल तरीके समझ लो कि कोशिका विभाजन का सबसे सिंपल तरीका है। एक सेल जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपने डीएनए की एक कॉपी बना लेता है, यानी अब उसके पास 2 एक जैसे डीएनए हो जाते हैं। इसके बाद वह सेल धीरे धीरे बीच से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और दोनों हिस्से अलग अलग नए सेल क्रिएट कर लेते हैं, बन जाते हैं। यही होता है बाइनरी फिशन। इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे आपने नहाते टाइम साबुन के बुलबुले तो बनाए होंगे, तो एक छोटा सोप बबल 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाना। क्लियर हो गया? यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, मियोसिस। मतलब ये जो सेल डिवीजन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें भी एक पेरेंट सेल से 2 बिल्कुल आइडेंटिकल सेल क्रिएट होते हैं।
माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है ना, हमारे शरीर की ग्रोथ, रिपेयर, इनके लिए होता है। जब आप बड़े होते हो, हाइट बढ़ती है, जब घाव भरता है, या फिर जब पुरानी सेल मरती है और उनकी जगह नई आती है। यूकैरियोटिक में हमको मियोसिस सेल डिवीज़न भी देखने को मिलता है, रिडक्शन डिवीज़न, अर्धविभाजन, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अंदर एक सेल 4 नए सेल बनाता है, लेकिन हर नए सेल में पेरेंट सेल की तुलना में आधे क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। ये प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी होती है, बट यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल देखें तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, ये सभी। तो ये हमने सेल के टाइप डिस्कस करें। आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा डिस्कस करने वाले हैं, सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के अलग अलग अंगों को डिस्कस करेंगे, जहाँ से काफ़ी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि जीएस सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कभी हिस्ट्री वीक लगती है, कभी पॉलिटी टफ लगती है, कभी इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है। तो फ्रेंड्स, इसका एक सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में। इसमें न सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बल्कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ट्रिक, इमेजिनेशन, इसका भी यूज़ किया है, ताकि आपकी जो पढ़ाई हो वो इंटरेस्टिंग लगे आपको। इसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड करंट अफेयर तक के भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिक्स रखी है, कॉन्सेप्ट से पढ़ाए हमने यहाँ पर, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ाए, और जहाँ पर ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको याद रखना डिफिकल्ट होता है तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। मतलब एक तरह से आपके लिए ये कंप्लीट जीएस का सॉल्यूशन है। और अच्छी बात यह है कि ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। एग्जाम से पहले जैसे आपको लगता है कि 4-5 महीने बचें, तो 5 महीने की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को मात्र 500 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको लंबे समय के लिए चाहिए तो 2 साल की वैलिडिटी के लिए आप इस कोर्स को मात्र 999 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। साथ ही आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको सेक्शन दिखेगा, जिसमें आप कोर्स बाय अक्षय सर वाले फोल्डर में जाएंगे, वहाँ जाके आप एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप जीएस को स्मार्ट तरीके से कॉन्सेप्चुअल, ट्रिक दोनों के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एकदम बिल्कुल सही रहेगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। सेल ऑर्गेनल्स, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स, अंग होते हैं, जैसे कि दिल जो हार्ट होता है वो खून पंप करता है, फेफड़े सांस लेते हैं, ठीक वैसे ही एक सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे अंग ऑर्गन्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनल सेल के अंदर अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि एनर्जी बनाना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और बहुत कुछ। एक एक करके अलग अलग ऑर्गेनल्स को डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की सबसे बाहर की सीमा होती है, आउटर बाउंड्री होती है। आप इसे सेल का गेट कीपर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम होता है ये तय करना कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी बाहर निकलेगी। ये मेम्ब्रेन लिपिड्स यानी फैट से बनी हुई होती है, जो कि इसे लचीला, फ्लेक्सिबल बनाती है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही चुनिंदा चीज़ों को अंदर बाहर जाने देती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया। सेकेंड ऑर्गेनल आता है हमारा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मोटी और कठोर रिजिड यहाँ पर लेयर होती है, परत होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि सेल वॉल सिर्फ पौधों, कवक, बैक्टीरिया और शैवाल जो एल्गी होती है उनमें पाई जाती हैं। जानवरों और इंसानों के सेल में ये नहीं होती हैं सेल वॉल, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती हैं। पौधों की सेल वॉल सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है? सेल को सही आकार, शेप देना, मजबूती प्रदान करना, बाहरी चोट से सुरक्षा करना, और जब पौधों की कोशिकाओं में सेल में ज़्यादा पानी भर जाए तो दबाव को सहकर सेल को फूटने से बचाना। ये होता है सेल वॉल का काम। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पौधों, फंगी जो होती है, कवक, बैक्टीरिया और एल्गी शैवाल में ये पाई जाती है। जानवरों और इंसानों के सेल में सेल वॉल नहीं होती हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो जेली जैसा पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप इसे सेल का प्लेग्राउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स इसी में तैरते रहते हैं। सेल के अंदर जितनी भी ज़रूरी केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे एनर्जी बनाना, प्रोटीन बनाना, वो सब यहीं होती हैं साइटोप्लाज्म में। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर या फिर दिमाग ब्रेन कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग शरीर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ये तय करता है कि सेल कैसे बढ़ेगा, कैसे नया सेल बनाएगा और कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? न्यूक्लियस की बाहरी परत जो होती है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसमें छोटे छोटे छेद पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स से प्रोटीन और आरएनए जो पदार्थ होते हैं वो अंदर बाहर जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनमें डीएनए और जीन होता है। यही डीएनए और जीन्स सेल को बढ़ने और नए सेल बनाने की पूरी जानकारी देते हैं। बोल सकते हैं कि ये सेल की इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी है। तो न्यूक्लियस आपको समझ में आया, सेल का कंट्रोल सेंटर या फिर दिमाग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर न्यूक्लियस सेल का दिमाग है तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। जैसे घर या फिर फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है, वैसे ही सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए यह अपने प्रोटीन खुद बना सकता है और खुद को डिवाइड भी कर सकता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाकर एटीपी नाम की ऊर्जा बनाना। साथ ही यह कुछ एंजाइम छोड़ता है जो कि पुराने या फिर खराब सेल को खत्म करने में मदद करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? कोशिका सेल का पावर हाउस कहलाता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक तरह की ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। सोचिए अगर सेल एक फैक्ट्री है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस फैक्ट्री की सड़कों और पाइपलाइन जैसा है। इसका काम है एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना और प्रोटीन और फैट्स बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ की बात करें तो इसकी सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए होते हैं, इसलिए यह खुरदुरा दिखता है। इसका काम होता है प्रोटीन बनाना और उन्हें सेल के अंदर सही जगह पर पहुंचाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए यह स्मूथ होता है, चिकना दिखता है। यह फैट्स बनाता है, साथ ही सेल में आए टॉक्सिन जो होते हैं हानिकारक दवाओं को खत्म करने का काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये आरईआर और एसीआर को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारा गोल्जी अपैरेटस। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो गोल्जी अपैरेटस सेल का पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह है। आरईआर और एसीआर जो प्रोटीन और फैट्स बनाते हैं, गोल्जी अपैरेटस उन्हें लेता है, उनमें बदलाव करता है और छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर देता है। फिर इन्हें सेल के अंदर और बाहर जहां पर जरूरत होती है वहां पर भेज देता है। इसका एक और जरूरी काम होता है सेल से बाहर आने वाली चीजें जैसे कि हार्मोन, म्यूकस, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाना। ये गोल्जी अपैरेटस का काम होता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम, मतलब सफाई कर्मचारी। लाइसोसोम सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर लगभग 50 तरीके के शक्तिशाली पाचन एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को पचा सकते हैं। लाइसोसोम को सेल की आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि जब ये फट जाता है तो इनके एंजाइम बाहर निकलकर पूरे सेल को खत्म कर देते हैं। इसका काम है पुराने या फिर बेकार ऑर्गेनल्स को तोड़कर खत्म करना, और अगर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया सेल में घुस जाए तो उसे नष्ट कर देना। तो ये लाइसोसोम आपको समझ में आया, सेल की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट ऑर्गन आता है राइबोसोम। सेल के अंदर एक और बहुत ही जरूरी ऑर्गेनल होता है राइबोसोम। इसे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। हमारे शरीर की ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शन के लिए जो प्रोटीन जरूरी है वो राइबोसोम ही बनाते हैं। इसकी कोई झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं होती है। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं और कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सेल के हमने अलग अलग ऑर्गेनल्स डिस्कस करे हैं। अब हम बात करेंगे टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है। टिश्यू को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सेल्स जिन ऑर्गेनिजम्स जीवों में पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स हमने बात करी यहाँ पर वर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जीव, चाहे वो बहुत छोटा हो जैसे कि बैक्टीरिया या फिर बहुत बड़ा हो जैसे कि इंसान, ठीक है, उसके लिए एक टर्म है ऑर्गेनिज्म। तो इन जीवों को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं ऑर्गेनिजम्स को। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। छोटा सा ये देखिए कॉन्सेप्ट, जल्दी से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये वो जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है, यानी एक अकेला सेल ही सारे काम करता है, जैसे कि फूड इंटेक, खाना,
सांस लेना, रेस्पिरेशन, मूवमेंट करना और रिप्रोड्यूस करना, प्रजनन करना। इनका शरीर बहुत ही सिंपल होता है और ये बहुत तेजी से संख्या में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये वो जीव होते हैं जिनका शरीर एक नहीं बल्कि कई सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इन जीवों में हर सेल का एक खास काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मसल सेल्स हो गई तो चलने फिरने का काम करते हैं। नर्व सेल हो गई जो कि ब्रेन से सिग्नल भेजने और प्राप्त करने का काम करते हैं। ब्लड सेल्स हो गई, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। तो इन जीवों का शरीर जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तुलना में बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। एग्जाम्पल की बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो इंसान हो गए, ह्यूमन हो गए, जानवर हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स हो गए, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम टिश्यू की। टिश्यू क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करी तो उसमें कई तरीके के सेल होते हैं। जब एक ही तरीके के सेल, सिमिलर सेल्स आपस में मिलकर एक जैसा सेम फंक्शन करते हैं तो उस सेल के जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। यानी टिश्यू एक जैसे सेल का समूह जो एक जैसा काम करते हैं। क्लियर हो गया आपको ये? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिश्यू के प्रकार, टाइप्स की। तो टिश्यू को हम दो जो समूह हैं उनमें डिवाइड करते हैं। पहला है प्लांट टिश्यूज एंड दूसरा है एनिमल टिश्यूज। तो पहले प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करें। प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये टिश्यू पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां पर ग्रोथ होती है, जैसे कि रूट, जड़ हो गई, स्टेम, तना हो गया, उनके सिरे पर। इन टिश्यू के सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं जिससे पौधा जो होता है वो बढ़ता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, ये टिश्यू पौधे की जड़ और तने को लंबाई में बढ़ाने का काम करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, ये पौधों की मोटाई जो होती है, गर्थ, वो बढ़ाने का काम करते हैं, यानी पौधे को चौड़ा करते हैं। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लीव्स जो होती है, पत्तियां होती है और शाखाएं, उनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस किया। सेकेंड होता है परमानेंट टिश्यू। देखिए, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स विभाजित होना बंद कर देते हैं और एक खास काम, स्पेसिफिक फंक्शन करने लगते हैं तो वे परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। ये परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इनमें एक ही तरीके के सेल्स होते हैं, ये एक ही काम करते हैं। तीन मुख्य प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला होता है पेरेन्काइमा, इसका मुख्य काम पौधों में खाना स्टोर करना होता है। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वे फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। दूसरा होता है कोलेनकाइमा, ये टिश्यू पौधे को लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं ताकि पौधे हवा या फिर हल्के दबाव से आसानी से टूटे नहीं। एंड तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, ये टिश्यू पौधों को ताकत और मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ और हार्डनेस। जैसे कि नारियल का जो कठोर बाहरी खोल होता है वो इसी टिश्यू से बना हुआ होता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नारियल का जो कठोर बाहरी खोल होता है वो किस टिश्यू का बना हुआ होता है, तो वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमा का। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के सेल्स मिलकर एक ही काम करते हैं। इसका मुख्य काम है पौधों में पानी, वाटर, फूड और ट्रांसपोर्ट करना। ये भी दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम पौधों की जड़ों से पानी और खनिज मिनरल्स को ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन यानी पत्तियों और बाकी जो हिस्से होते हैं वहां तक पहुंचाता है। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि यह परिवहन जो करता है, ट्रांसपोर्टेशन, वो एक ही दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर। जाइलम की बात करें तो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। इसके बाद फ्लोएम की बात करें तो पौधे अपना खाना जो होता है वो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बनाते हैं। फ्लोएम का काम होता है कि इन बने हुए खाने को पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। इसकी सबसे खास बात यह है कि फ्लोएम बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शनों में काम कर सकता है, यानी ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। फ्लोएम 4 मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है, कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये प्लांट टिश्यू को हमने अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। जैसे प्लांट में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टिश्यूज होते हैं, वैसे ही एनिमल्स और ह्यूमंस में भी अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं। इन्हीं को हम एनिमल टिश्यूज कहते हैं।
पशु ऊतक एनिमल टिश्यू मुख्य रूप से बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये शरीर के अंगों की बाहरी और भीतरी सतह को ढकने का काम करता है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, ये शरीर की गति मतलब उसे मूवमेंट में मदद करता है। एंड चौथा होता है नर्व्स टिश्यू, ये सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो होता है टिश्यू शरीर के अंगों की बाहरी और भीतरी सतह को ढकने का काम करता है। ये ऊतक टिश्यू हमारे शरीर और अंदरूनी अंगों को बाहर से ढकता है, उनकी रक्षा करता है। इसे आप अपने घर की दीवारों पर लगी टाइल्स या फिर पेंट की तरह समझ सकते हो, जो कि घर को कवर और सुरक्षित रखते हैं। क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू के भी देखिए अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। पहला होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, ये एपिथेलियम टिश्यू का सबसे सिंपल प्रकार है। इसकी जो सेल होती है बहुत ही पतली थीन होती है और फ्लैट होती हैं, जो मिलकर एक चिकनी सतह बनाती है। इतनी पतली बनावट के कारण ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे कणों का आदान प्रदान एक्सचेंज आसानी से कर पाते हैं। दूसरा देखिए टाइप आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर से बना हुआ होता है और फेफड़ों, किडनी और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तीसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये कई परतों से बना हुआ होता है, मल्टीपल लेयर से बना हुआ होता है और स्किन, मुंह की परत और फूड पाइप में पाया जाता है, जहां पर ये प्रोटेक्शन का काम करता है। चौथा होता है क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये क्यूब आकार की एक कोशिका से बना हुआ होता है। इसका काम होता है एंजाइम बनाना और ज़रूरी पदार्थों को सोखना, एब्जॉर्व करना। ये किडनी और ग्लैंड्स जो होती है, ग्रंथियां, उनमें पाया जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियम। एंड लास्ट में आता है कॉलमनर एपिथेलियम, ये ऊंचे और खंबे के आकार के सेल से बना हुआ होता है। इनका काम भी पदार्थों, सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना होता है, सोखना होता है। ये मुख्य रूप से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये हमने एपिथेलियम टिश्यू के टाइप डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ये टिश्यू जो हमारे शरीर के अंगों को आपस में जोड़ता है। जिस तरीके की घर की ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है। इसका काम सिर्फ जोड़ना ही नहीं होता है, बल्कि सहारा देना भी होता है, सपोर्ट करना भी होता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है और प्रोटेक्शन देना भी होता है, रक्षा करना। कनेक्टिव टिश्यू के भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन। हड्डियां जो होती है बहुत ही कठोर और सख्त होती है। ये एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होते हैं। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस के जो लवण होते हैं उनसे बनी हुई होती हैं। इसका काम शरीर को आकार, शेप देना, सपोर्ट करना होता है। हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम हड्डियों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है कार्टिलेज। ये हड्डी जैसा ही होता है लेकिन उतना कठोर नहीं होता है, इसमें कैल्शियम नहीं होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। ये हमारी नाक, कान और जो श्वास नली होती है उनमें पाई जाती हैं। उपास्थि इसको हिंदी में बोलते हैं कार्टिलेज। तीसरा आता है लिगामेंट्स। ये टिश्यू हमारे हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं और ये हमारे जोड़ों मतलब जॉइंट्स में पाए जाते हैं। इन्हीं वजह से हमारी हड्डियां एक स्ट्रक्चर के रूप में जुड़ी रहती हैं। एंड लास्ट में आता है टेंडन्स। ये हमारी मसल्स जो होती है, मांसपेशियां, उनको हड्डियों से जोड़ते हैं। इन्हीं की मदद से हम अपने हाथ पैर हिला डुला सकते हैं। अगर टेंडेंस ना हो तो हम कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हमने डिस्कस करे। इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ऐसा टिश्यू जो कि लिक्विड होता है वो है ब्लड, रक्त। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ब्लड जो होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन को डिस्कस करें तो ब्लड 2 मुख्य हिस्सों से बना हुआ होता है। एक प्लाज्मा, ये रक्त का तरल भाग होता है जिसमें लगभग 90% पानी होता है। इसी में बाकी के सेल्स जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। एंड दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये प्लाज्मा में तैरने वाले सेल्स हैं जिनके 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। नॉर्मली हम ब्लड की जांच कराते हैं तो वहां पर हमको इनका काउंट देखने को मिलता है। इन तीनों को भी एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले हम लाल रक्त कणिकाओं की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। तो इनका आकार कैसा होता है? बाइकोनकेव होता है। इनका काम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। इनकी जीवन अवधि जो होती है लगभग 120 दिन की होती है
और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। ये हमारे शरीर के सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। इनका काम शरीर को जर्म्स और इन्फेक्शन से बचाना होता है। इन्हीं की वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी आती है। इनकी जीवन अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की होती है, वाइट ब्लड सेल्स की। एंड तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इनका काम शरीर में जो चोट लगती है उनको ठीक करना होता है। जब हमें कहीं चोट लगती है तो ये प्लेटलेट्स वहाँ इकट्ठा होकर खून को जमा देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। इनकी जीवन अवधि लगभग 7 से 10 दिन की होती है। तो ये हमने कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस किया। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे बात करते हैं अगले टिश्यू की, जो कि है मस्कुलर टिश्यू। ये वो टिश्यू जो हमारी गति, मूवमेंट को संभव बनाता है। इन्हीं की वजह से हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं और शरीर के हिस्सों को हिला सकते हैं। मस्कुलर टिश्यू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिकुड़ और फैल सकते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो मोशन होती है। ये हमारे नर्व सिग्नल पर बहुत तेजी से काम करते हैं। इसीलिए जब हम किसी गर्म चीज, हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, ये बोन से जुड़ी हुई होती है। हम इन्हें अपनी मर्जी से चला सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर हिलाना। इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। सेकंड होता है स्मूथ मसल्स। ये शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे कि पेट, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में होती है। ये अपनी मर्जी से काम करती है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। ये मसल्स सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। ये भी इनवॉलेंट्री होती है, कभी नहीं रुकती है, कभी नहीं थकती है, नेवर टायर्ड। इसी वजह से हमारा दिल लगातार काम करता रहता है, कंटिन्यूसली काम करता रहता है। इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं नर्व्स टिश्यू की, हमारे शरीर के सबसे इंटेलिजेंट और तेज काम करने वाले ऊतक की। इस ऊतक का काम होता है शरीर के अलग अलग हिस्सों तक सिग्नल्स पहुंचाना और वापस लाना, जैसे कि हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या फिर सोचते हैं। इसे बेसिकली हमारे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कह सकते हैं। नर्व टिश्यू की संरचना, स्ट्रक्चर की बात करें तो नर्व टिश्यू न्यूरॉन नाम की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं। हर न्यूरॉन 3 मुख्य भागों से मिलकर बना हुआ होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी की बात करें तो यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है। ये इंस्ट्रक्शन को प्राप्त, रिसीव करने और उसे प्रोसेस करने का काम करता है। डेंड्राइट्स की बात करें तो ये शाखाओं जैसी पतली संरचना होती है, जो बाहर से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ती हैं, उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचाती हैं। एंड तीसरा होता है एक्सॉन। ये लंबी नली जैसी संरचना होती है, जो संदेशों को आगे ले जाती हैं, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, या फिर मांसपेशियों और ग्लैंड्स तक, मसल्स और ग्लैंड्स तक। तो ये क्लियर हो गया नर्व टिश्यू का काम क्या होता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों के बीच मैसेज का आदान प्रदान करना। यह हमें महसूस करने, सोचने और रिएक्ट करने में मदद करता है। तो ये हमने चारों टाइप डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेल और टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को समझा होगा। जितना मैंने आपको बताया है 99% फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप तुरंत सही आंसर बता देंगे। पहला क्वेश्चन है, सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का पावर हाउस कहा जाता है इसे। पौधे में पानी का परिवहन, ट्रांसपोर्ट किस टिश्यू द्वारा होता है? तो पानी को ले जाने का काम करता है जाइलम। पौधे की जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर की ओर ले जाता है, पत्तियों और बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम ऊतक। नेक्स्ट आता है, कौन सा टिश्यू शरीर में सिग्नल्स पहुंचाने का काम करता है? कौन सा टिश्यू? नर्व्स टिश्यू। न्यूरॉन से बना हुआ होता है, जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों तक सिग्नल्स पहुंचाता है और रिस्पॉन्स करवाता है। नेक्स्ट है, कौन सा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, हड्डियों को आपस में जोड़ता है? तो लिगामेंट हड्डियों मतलब बोन्स को आपस में जोड़ता है, जबकि टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर लिगामेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने का काम कौन सा ऑर्गेनल करता है? तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं और शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम, सी आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रखे हैं। आप उन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
GS की AK47 जो हमारी सीरीज चल रही है, इस नाम से मैंने क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में पैकेज बना रखा है। आप उस पैकेज को एनरोल कर लीजिए। वहाँ पर आपको डिटेल इस टॉपिक की PDF भी मिल जाएगी एंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मात्र 47 रुपये का पैकेज है, हर एक टॉपिक 1 रुपये का। तो इतना बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर डाउनलोड कर रखा है तो आप फाउंडेशन कोर्स में जाओगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिख जाएगा आपको, वहीं पर ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके अंदर टॉपिक ऐड होते जा रहे हैं और 2-3 महीने के अंदर हम 47 टॉपिक जो है हमारे ये कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी PDF इस पूरी सीरीज़ की और हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट आपको इसी पैकेज में मिल जाएगा और इवन वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो कहीं भी आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बस आपका एक ही काम है, लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, शेयर करो एंड अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।